हेलो एवरीवन, सो लेट्स बिगिन। तो अब हम करने स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर जो कि हमारा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो दिस चैप्टर इज नोन एज द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसको हम यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको। और ये सारे पीवाईक्यू जो है ये नीट एग्जाम्स में आए हुए हैं, लेकिन मुझे ये सारे पीवाईक्यू बहुत ही हेल्पफुल लगते हैं अदर भी एग्जाम्स के लिए, बिकॉज इनका जो लेवल है वो मॉडरेट से थोड़ा सा हार्ड होता है और अच्छे होते हैं, मतलब जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपना बेसिक्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ नीट एग्जाम्स। सो जो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट उनके लिए मस्ट है ये एग्जाम्स। और जो अदर स्टूडेंट्स हैं, लाइक इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीजीटी, KVS exams also or other teaching exams, and if someone is preparing for other exams, other competitive exams, so these questions are very much helpful to them also. So we'll start with the question number one. The question number one says, on a new scale of temperature which is linear and called W scale, the freezing and boiling point 39 and 239 W respectively, what is the temperature on new scale corresponding temperature 39 degree on the Celsius scale? Okay, तो बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पर और इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर क्या है, इधर क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे हम लोग। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें मानना है कि देखो, जो टेम्परेचर होगा उसका जो सॉल्व का तरीका होगा दैट इज कि टेम्परेचर ऑफ वन स्केल, एक स्केल का टेम्परेचर जो है वो हम मान लेते हैं द टेम्परेचर ऑफ वन स्केल माइनस वी विल कंसीडर लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, लेट मी राइट इन शॉर्ट, डिवाइड बाई, ये माइनस का साइन लगा हुआ है यहाँ पर, डिवाइड बाई अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए जो टेम्परेचर ऑफ वन स्केल है उसको हमने टी मान लिया, टी माइनस जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो हमारा कितना है यहाँ पर 39। ठीक है, 39 डिग्रीज लिखा हुआ ना यहाँ पर, और उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 239 माइनस 39। ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 39 माइनस 0 डिग्री डिवाइड बाई 100 माइनस 0 डिग्री। ये हो जाएगा टी माइनस 39, ये हो जाएगा 239 बाई 100। काट दो इसको, तो ये वैल्यू हो जाती है टी इज इक्वल टू 2 × 39 प्लस 39, यानी कि इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 117 W। ठीक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ये इन्होंने दे रखा था, इन्होंने कहा था, क्या कहा था देखो। अब बच्चों देखो इन्होंने बोला है फ्रीजिंग और बॉइलिंग। ठीक है, फ्रीजिंग और बॉइलिंग, इसलिए मैंने फ्रीजिंग का यूज किया और बॉइलिंग का यूज कर लिया। अपर फिक्स पॉइंट 100 रखा है इसलिए लोअर ये रखा। ये बात समझ रहे हैं ना आप, कहाँ से हमने रखा है, ये वहीं से रखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मरकरी थर्मामीटर इज यूज टू मेजर, देखो मरकरी जो होता है ना उसको मेजर करने के लिए वो मेजर करता है -30 से 357 डिग्री तक। यहाँ पर 360 दे रखा है तो इसी को हम टिक करेंगे। फिर कहता है कि द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, द वाटर इज लोअर्ड अंटिल द फ़ारेनहाइट राइजेस टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, व्हाट इज द फॉलोइंग टेम्परेचर रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड थर्मामीटर। ठीक है, क्या यहाँ पर होगा, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप ये रिलेशन जानते हैं कि F -32/180 इज इक्वल टू C/100। रिलेशन याद कर लीजिए, नहीं जानते तो कर दो। ठीक है, एफ की जगह हो जाएगा 142 -32, और इसको आप कर लीजिए 9 कर लीजिए। ठीक है, इसको आप 5 मान लीजिए। ठीक, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सी की वैल्यू जो आती है यहाँ से, वो हमने जब सॉल्व करी तो 60 डिग्री आ जाएगी। अब 60 डिग्री आ गया, इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द फॉलिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो 100 माइनस 60 डिग्री कर देंगे यहाँ पर, तो फॉलिंग टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, 100 और उसके बीच में होता है ना फॉल इन टेम्परेचर पूछा है उन्होंने, सिर्फ फॉल इन टेम्परेचर के बारे में, इसलिए हमने इसको 100 - 60 किया। बात ध्यान रखिएगा। अब आप मान लीजिए यहाँ से 60 आप आंसर लगाते हो और आपका गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपने फॉल इन टेम्परेचर नहीं निकाला, आपने सिर्फ टेम्परेचर निकाली है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक है हमारा। अ कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर। ठीक है, एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ
हैव इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड। तो ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 88 है। ठीक, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, फोर्थ वाले। A rod of 88 centimeter aluminum rod of 1 known length have increased in length। तो ये हम लिख सकते हैं अल्फा एल। ये किसके लिए हो जाएगा, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो कॉपर के लिए Cu इज इक्वल टू अल्फा फॉर एल्यूमिनियम, एल फॉर एल्यूमिनियम। ठीक, ऐसे कर लिया हमने। तो अल्फा पता ही हमको कॉपर का 1.7 10 की पावर -5 दे रखा है। एल यहाँ पर पता ही हमको 88 सेंटीमीटर दे रखा है। एल्यूमिनियम के लिए दे रखा है 2.2 10 की पावर -5, और लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम को निकाल लिए। तो ये उड़ा दीजिए, ये हटा दीजिए यहाँ से। 22 से जाएगा 4 बार, 17 चाको 68, तो 68 हो जाएगा आंसर में सीधा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड आर अल्फा 1 अल्फा 2। लेंथ जो है उनकी वो हमारी क्या है, L1 और L2। इफ L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड रॉड विच द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। पांचवें क्वेश्चन के लिए डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 है यहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि L1 अल्फा 1 डेल्टा T इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा T। अल्फा टी कट गया, तो L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी वाला। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर ग्लिसरीन इज दिस। एक कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दे रखा है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फॉर 40 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज। ठीक है, हमें क्या बताना है यहाँ पर हमको बताना है द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दे रखा है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन हमको बताना है। ठीक, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये हमारा क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो m बाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई डी नॉट। ये हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक, गामा यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं d बराबर डी नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ठीक, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो इसको लिख सकते हैं डी बराबर डी नॉट माइनस डी नॉट गामा डेल्टा टी। तो हम लिख सकते हैं डी नॉट गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू डी नॉट माइनस डी। तो गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू डी नॉट माइनस डी बाई डी नॉट। ठीक, और हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, गामा की वैल्यू दे रखी है, 40 डिग्री इसका दे रखा है। ठीक, चलो कर लो, बहुत अच्छा बन गया फॉर्मेट, यहाँ से इजी भी हो गया आपको। ठीक है, डी नॉट माइनस डी बाई डी इंटू 100 इंटू परसेंटेज। अगर देखो फ्रैक्शनल चेंज हमको निकालना है, परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज तो ये लिखा हुआ है, गामा और अल्फा, मतलब गामा और डेल्टा टी की वैल्यू। तो गामा की वैल्यू आपको पता ही है 5 10 की पावर -4 है, और इसकी वैल्यू तो 40 डिग्री है, 40 तो ये हो जाएगा 0.020, 0.020। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉड of radius r and length l each same made of same material whose ends are maintained same temperature will conduct most heat। में से कौन सबसे ज्यादा हीट को कंडक्ट करेगा। ठीक, तो टॉपिक क्या हो जाएगा यहाँ पर, टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर हमारा हीट कंडक्शन को लेकर के। हीट कंडक्शन में आपको पता है क्या होता है, के ए T1 माइनस T2 डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू के इक्वल टू पाई आर स्क्वायर T1 माइनस T2 डिवाइड बाई एल। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है कि जिस रॉड का, कि रॉड हैविंग
ग्रेटर ए बाई एल विल कंडक्ट मोर। ठीक, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। तो आपको पता है एक रॉड है, इसका आर क्या है, आर इज इक्वल टू है आर नॉट, क्योंकि ए क्या होता है, ये होता है पायर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू आर डॉट हो गया। एक जगह टू आर नॉट दे रखा, वो भी कंसिडर करेंगे, और एल की जगह यहाँ पर हो गया एल नॉट। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, बिकॉज सबसे आर वैल्यू ज्यादा है, और की वैल्यू तो कांस्टेंट रखी है। ठीक, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, बात समझे। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, कौन सा है, दिस वन। ठीक, क्यों याद रखना है, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाला है। ठीक, आगे चले। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, इस पर रब कर दें। बोलो, अगर कहीं नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो आप। द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर R1 R2 R की दे रखी है थ्रू 1 केल्विन आर ई रेशियो। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 वाला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या है, एम एस डेल्टा टी। ठीक, एस तो यहाँ पर सेम होता है, यहाँ पर सबके लिए एक मिनट जाओ। ठीक, एस तो सभी के लिए सेम होता है, तो हमें पता है डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, और मास क्या होता है, मास बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, डेल्टा Q2 इज इक्वल टू R1 और R2 हो जाएगा यहाँ पर, तो R1 का होल क्यूब R2 का होल क्यूब, R1 बाई R2 का होल क्यूब। Rn की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, यहाँ पर दे रखा है 1.5 R2, और R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो वो रख दीजिए उठा के, और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली हो जाएगी 27/8। अब ये पूछेंगे आप ये कैसी हो गई है, तो 1.5 को ऐसा लीजिए, तो यहाँ से हटा देंगे तो 5 2 10, 5 3 तो 5 3 15, 5 2 10, तो इसको आप क्यूब कर दें, तो इस फॉर्मूले में ये सॉल्व हुआ था। ठीक है, समझे बात को, देख लीजिए 15/10, 5 3 15, 5 2 10, इनका क्यूब करो यहाँ से, तो ये वैल्यू आती है। ठीक, आगे चलते हैं, तो ये आंसर हो गया 27/8, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, a piece of ice fall from a height so that it melts completely, only 1/4 of the heat produced by is absorbed by the ice. All energy of ice gets converted to heat during its fall. The value of H is। ठीक है, हाइट के लिए बतानी, लैटिन हीट ऑफ आइस दे रखा है, और जी के लिए यहाँ पर आपको दे रखी है। ठीक, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखो, इन्होंने कहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन्होंने कहा है कि जो क्या कहा है इन्होंने, कि अब पीस ऑफ हाइट जो है वो यहाँ से गिर रही है एच हाइट से। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है हीट में, और 1/4 ही यहाँ पर एब्जॉर्ब करी जा रही है। कितना एब्जॉर्ब करी जा रही है, इसका 1/4 इज एब्जॉर्ब। क्या मतलब बच्चों, यहाँ पर कह सकते हैं आप, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, mgh का 1/4 मतलब बाई 4 कर दो, इज इक्वल टू ml। सो एच की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी, एम से एम आप हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4L/g। 4L मतलब 4L की वैल्यू यहाँ पर है, लेटेंट हीट है, तो 3.4 10⁵ जी की वैल्यू यहाँ पर दीजिए आप 10। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 136 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो गया। टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड अप ऑफ मटेरियल विच द फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। अच्छा, जब मैं पढ़ता हूँ कई चीजें इसकी बात है बीच में, बिकॉज मैं सिर्फ डिजिट्स पे ध्यान देता हूँ या फिर टॉपिक पे। While the other one is 0 centigrade. If the two bodies are brought in contact, then assuming no heat loss, the final common temperature is। ठीक है, दो बॉडीज जो हैं आइडेंटिकल बॉडीज हैं, मेड ऑफ द मटेरियल, सॉरी। ठीक, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हीट कैपेसिटी इन केस में टेम्परेचर वन ऑफ दिस इज 100 डिग्री, और दूसरा क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, एक 100 पर है, दूसरा यहाँ पर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड। तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। ठीक, हीट लॉस को यहाँ पर ले सकते हैं एस
100 माइनस थीटा इज इक्वल टू एस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर थीटा के लिए निकालना चाहें तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एच डिवाइड बाई एस एच प्लस एस सी इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाली क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 100 डिग्री, 100 डिवाइड बाई 1 प्लस एस सी बाई एस एच। ठीक, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इक्वल्स हो जाएगा 100, एस सी बाई एस एच की वैल्यू क्या है, एस सी बाई एस एच इज लेस देन 1, तो 1 प्लस एस सी बाई एस एच इज लेस देन 2, दोनों तरफ ऐड करते हैं, मतलब ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर थीटा इज ग्रेटर देन 100/2, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लेस देन मोर देन 50 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही बैठेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। Steam at 100 degree centigrade is passed in 20 gram of water at 10 degree centigrade. When water acquires a temperature of 80 degree centigrade, the mass of water present will be, taking specific heat of water 1 calorie per gram per degree centigrade, latent heat of steam is 540 calorie per gram. यहाँ पर भी वही होगा, heat lost is equals to heat gain। यहाँ पर क्या है कि स्टीम 100 mc डेल्टा टी लगाएंगे यहाँ पर, तो और ml प्लस mc डेल्टा, तो m latent heat of vaporization प्लस mc डेल्टा टी इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, ये डैश डैश लगा दो आप इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ml मास यहाँ पर क्या है, l है, 100 डिग्री स्टीम है, पास टू वाटर। ठीक है, तो स्टीम से वाटर में लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना दे रखा है वाटर का, स्टीम का 540 प्लस m यहाँ पर है, हमको m के लिए m यहाँ पर m ही रखना है, स्पेसिफिक हीट 1 दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 100 से 8, यहाँ पर कितना दे रखा है 100 से 80 दे रखा है, तो 100 से 80 आपका होगा। ठीक, इज इक्वल टू मास यहाँ पर क्या है 20 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू है यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा 80 माइनस 10। ठीक, सॉल्व कर लो, तो 540 m प्लस 20 m इज इक्वल टू 20 इंटू 70, सो m इज इक्वल टू 560 और ये हो जाएगा 1400। सो m की वैल्यू यहां से आ जाएगी 22.5 ग्राम्स। अब ये कैसे, देखो यहाँ से m की वैल्यू 2.5 और वैसे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22.5, टोटल मास ऑफ वाटर क्या है 22.5, यहाँ से m की वैल्यू जो आएगी वो हमने निकाली थी 2.5 ग्राम, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 22.5, क्योंकि 20 ग्राम पहले से था ना, इसलिए जैसे हमने इसे किया। ठीक, ये आप करके देख लीजिए, 560 इंटू 2.5 करेंगे तो 1400 आता है, इसमें 20 जोड़ देंगे 22.5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन पार्ट को मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इस वजह से नहीं आपके साथ नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं पहले से इसको कर रहा हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। लिक्विड ऑक्सीजन है 50 केल्विन is heated at 30 Kelvin at constant pressure of 1 atm. Rate of heating is constant, which of the following graphs increases the variation of temperature with time. ठीक, अब ये देखो जरा यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन 50 केल्विन पर हीटेड टू 300 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। ठीक है, तो पहले इसको हीट किया गया। ठीक है, द रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, रेट ऑफ हीटिंग जो है वो कांस्टेंट है, इनमें से देखो रेट ऑफ हीटिंग यहीं पर कांस्टेंट है, बाकी किसी में कांस्टेंट रेट ऑफ हीटिंग है नहीं, इसमें इस तरह से दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, इसमें ऊपर दे रखा है, तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा
ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, 1 kg ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड मेल्ट्स टू वाटर एट 0 सेंटीग्रेड। आइस 0 पर है, वाटर 0 पर है, रिजल्टिंग चेंज इन इंट्रोपी टेकिंग लैटेंट ऑफ आइस दे रखा है, तो रिजल्टिंग चेंज इन इंट्रोपी निकालो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो यहाँ पर 1 kg जो है वो आइस है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसको हम वाटर में बना रहे हैं, मतलब दिस इज द आइस। आइस को आप ले जा रहे हैं वाटर पर। अब वाटर का कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक। ये चेंज कर रहे हैं आप यहाँ पर। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू होता है एम इंटू एल, ठीक है। तो मास कितना है, 1 kg है। लैटिन कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, ठीक। ये हो गया हमारा 80 कैलोरी, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 1 किलोग्राम है ये, और ये कैलोरी पर ग्राम पर दे रखा होगा। एक मिनट रुक जाओ इसको, तो बच्चों इसमें क्या करो, 10 की पावर 3 भी और कर दो, और इसको थोड़ा रफ करो यहाँ पर। इसको लिख सकते हो आप 8 × 10 की पावर 4 कैलोरी, क्योंकि 1 किलोग्राम में थे, इसको हमने ग्राम में बना दिया। अब आपको चाहिए चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस इज इक्वल टू Q/T। क्यू की वैल्यू दे रखी है 8 × 10 की पावर 4, और टेम्परेचर यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर टी की वैल्यू है यहाँ पर 273 हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 293 कैलोरी पर कैलविन। तो 293 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर यहाँ पर। 14 करते हैं यहाँ पर, द थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, इसके लिए दे रखी है, ये हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो 14 क्वेश्चन नंबर करते हैं। तो थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी मतलब होता है एम इंटू एस। एम यहाँ पर है 40, और एस की वैल्यू है 0.2, और ये हो जाएगा यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। 8 कैलोरी पर कैलविन हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए जूल में, तो 1 कैलोरी में 4.2 होते हैं, तो 4.2 का 2 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी 33.6। क्वेश्चन नंबर 15, 10 ग्राम ऑफ आइस क्यूब्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर रिड्यूस्ड इन टम्बलर वाटर इक्विवेलेंट टू 55 ग्राम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 ग्राम आइस है, इतना हमने इसको टम्बलर डाला। रिलीजेबल हीट हमने ले लिया अराउंड से, हमने ऐसा मान लिया, कोई हीट का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एल की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो 15 क्वेश्चन नंबर में हम देखेंगे, देखो हमने मान लिया जो फाइनल टेम्परेचर है, सो लेट जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमने मान लिया यहाँ पर टी। अब हमें लगाना है यहाँ पर हीट इक्वायर्ड बाय आइस। तो हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल प्लस एम सी डेल्टा टी, ठीक। एम यहाँ पर मास जो है आइस का वो 10 ग्राम, एल की वैल्यू है 80, एम की वैल्यू यहाँ पर कितना है 55, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, सॉरी यहाँ पर यही अभी एम तो ये 10 ही रहेगा ना, 10 एम है। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, और टेम्परेचर कितना जा रहा है टी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कितना हो गया, ये वाली हो गई। अब यहाँ पर जो हीट लॉस को वाटर करेगा दैट इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 800 प्लस 10 टी। अब हीट लॉस्ट यहाँ पर लिखेंगे, हीट लॉस्ट। तो हीट लॉस्ट किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55 ग्राम है, एम सी डेल्टा टी। तो एम सी की वैल्यू हो जाएगा 40 माइनस टी हो जाएगा। मान लेते हैं हमें टेम्परेचर जो है वो टी है यहाँ पर, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर टी इज इक्वल टू 21.54, यानी कि इसको लगभग आप 22 डिग्रीज मान लीजिएगा, ठीक है। जब हमने सॉल्व किया यहाँ पर 22 डिग्रीज हमारा आंसर हो गया, ठीक। बात समझ पाए। फिर सर कलर मिट्टी लगा है, फिर से समझा देते हैं। हीट जो गेन है दैट इज इक्वल टू हीट लॉस, ठीक है। वैसे ही किया हमने, एक में लगा है एम एल पर एमसी डेल्टा टी, यहाँ पर लगा है एमसी डेल्टा टी, ठीक। सीधा आंसर हमने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछी इन्होंने, जल्दी से बताओ कैसे निकालोगे। तो देखो बच्चों, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, के ए बाई एल डेल्टा टी। के है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, के इज द कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, तो ये के की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा एल डी एच डिवाइड बाई ए डी टी डेल्टा टी। सो यूनिट में लिखो तो ये हो जाएगा एम इंटू जे, एम स्क्वायर यहाँ पर टाइम का टी इंटू के कैलोरी। तो ये हो जाएगा, एक एम से एम चला गया, ये हो जाएगा जूल। जे बाई टी क्या होता है, डब्ल्यू होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, के इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू वर्क डन का होता है, और डब्ल्यू मीटर इनवर्स कैलोरी सर, ये होता है वॉट, या रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब वर्क की हो गई जूल, और टाइम का हो गया यहाँ पर, तो ये होगी वॉट। ठीक, चलो इसको करते हैं, तो वॉट मीटर इनवर्स कैलोरी इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही बैठ रहा है। आगे चलते हैं अभी ठीक है, ये बात समझे यहाँ पर एल डी एच, लेंथ हमारा मीटर में, डी एच की वैल्यू होगी जे, ए का एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, डी टी को टी हो गई। ठीक है, और ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर केल्विन हो गया। बात समझे, सारी चीजें इस तरह से निकाला है। ठीक, होप यू अंडरस्टूड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दो रॉड है, इन दोनों को वैलिड कर दिया गया है, थर्मल कनेक्टिविटी इसकी K1 इसकी K2 है, तो दोनों की मिला के थर्मल कनेक्टिविटी कितनी बनेगी ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो बच्चों इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो थर्मल कनेक्टिविटी वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगी, दैट वैल्यू इज इक्वल टू, दैट वैल्यू इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, डी इज इक्वल टू K1 प्लस K2 बाई 2। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो अ वॉल कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव ब्लॉक्स ऑफ डेप्थ, sorry, length d, in coefficient of thermal conductivity K1 and K2 as shown in the figure. The cross sectional area of the blocks are same. The equivalent thermal conductivity of the block of the wall between left and right is। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को डायग्राम की आवश्यकता है यहाँ पर शायद 18 वाले में, सो मैं डायग्राम को भी दिखाता हूँ। ये इस तरह से डायग्राम है हमारा। ठीक है, और क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, it says that a wall consists of alternating blocks of length d। ओके, ठीक, कोएफिशिएंट K1 K2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सेम है, कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ब्लॉक्स के। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 18, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ C1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं K एप्सिलॉन नॉट 6A बाई D is equals to 3 times of K1A epsilon naught by D plus 3 times of K3A epsilon naught K2 by D। तो यहाँ पर हमें निकल के आएगा 6K इज इक्वल टू K3K1 प्लस 3K2। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ K1 प्लस K2। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं एक बार। Two ends of metal rod maintain at 100 degrees centigrade and 110 degrees centigrade. The rate of heat flow is found to be 4 joule per second. If the ends are maintained at 200 degrees centigrade and 210, the rate of heat flow will be। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है रेट ऑफ हीट फ्लो को लेकर के, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल। ठीक, यहाँ पर है 4 जूल पर सेकेंड के लिए, यहाँ पर है के ए टेम्परेचर कितना है 110 माइनस 100 और बाई एल। ठीक,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी। सिमिलर मैंने अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है, अगर मैं डी क्यू बाई डी टी को रेट ऑफ हीट फ्लो मान लूँ तो वैल्यू हो आती है के ए 210 और से 200 और बाई एल। तो देखो दोनों में अगर आप देखो इसको डिवाइड करोगे ना आप, तो ये देखोगे कि दोनों की वैल्यू सेम है, लगभग 10-10 का ही अंतर है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डी क्यू बाई डी टी जो है वो भी हमारा 4 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर डेल्टा टी की वैल्यू सेम दे रखी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वही लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 20, स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ एरिया दिस मच थिकनेस दे रखी है, और यहाँ पर लोअर सरफेस जो है टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द ब्लॉक ऑफ आइस रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द स्लैब इफ 1 आवर, इतनी आइस मेल्ट होती है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब हमको बतानी है, ठीक। करते हैं, चलो इसको सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20 वाले को। तो देखो हमें फॉर्मूला वही लगाना है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। सो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम एल बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के, ठीक है। ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, तो के की वैल्यू यहां से निकल के आएगी एम एल डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी इंटू ए। तो के की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, एम की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, द वैल्यू ऑफ एम इज 4.8, एल की वैल्यू है 3.36, टेन की पावर 5, डेल्टा एक्स यहाँ पर कितना है, डेल्टा एक्स है यहाँ पर दैट इज 0.1, डेल्टा टी यहाँ पर कितना है 3600, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। और मतलब 100 से जीरो है ना, तो यहाँ पर 100 हो गया, और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0.36, दिस 0.36, ठीक। तो इसको करते हैं, और ये बच्चों 3600 जो आया ना डेल्टा टी की वैल्यू जो आई है ना 3600, इसका मतलब है 60 मिनट 60 सेकेंड, इसलिए हो गया 3600, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पर 1 आवर मेंशन है क्वेश्चन में, ठीक। अब इसको जब हमने सॉल्व किया यहाँ पर, सॉल्व करके जब वैल्यू निकाली यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ गई 1.24। या टाइम आप लेंगे यहाँ पर सॉल्व करने का, तब आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। A cylindrical metallic rod in thermal contact with two reservoir of heat at the two ends conducts an amount of heat Q in time t, ठीक है। The metallic rod is melted and the material is formed into rod of half of the radius of the original rod. What is the amount of heat conducted by new rod when placed in thermal contact with the two reservoir in time t, ठीक। यहाँ पर भी फॉर्मूला वही है, Q बाई टी इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू डिवाइड बाई एल, ठीक। ये यहाँ पर यही केस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब है क्या यहाँ पर, पहले केस में इन्होंने कहा है कि a cylindrical metallic rod in thermal contact with two reservoir of heat at its two ends conducts an amount of heat Q in time t, ठीक। The metallic rod is melted and material is formed into rod of half the radius of the original rod, ठीक है। तो यहाँ पर भी सकते हैं Q डैश बाई टी इज इक्वल टू के, एरिया यहाँ पर कितना हो गया है 1/4, एरिया क्या हो जाएगा A/4, ठीक। T1 माइनस T2 बाई 4L, ठीक। दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/16, और ये हो जाएगा के ए T1 माइनस T2 बाई एल। तो ये लिखा है Q डैश इज इक्वल टू Q बाई टी, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पर। अब थोड़ा सा अगर किसको डाउट है तो बताया था, देखो दोनों इन थर्मल कॉन्टैक्ट में मटेरियल फॉर्म इनटू रॉड ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल रॉड, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो रॉड की जो रेडियस है वो आधी हो गई है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर
तो यहाँ पर क्या हो गया, आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर 1/4 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और अगर ये 1/4 हो गई तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा, ठीक। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना भी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पेपराइज रख रहा है, तभी आप इसका आंसर यहाँ पर दे पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो एरिया है वो 1/4 हम यहाँ पर कर देते हैं, लेकिन लेंथ को आप जो 4 किया वो उसका शायद आपको डाउट आ रहा होगा, ये बात मैं समझता हूँ। तो देखो क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है वी इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एल, होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, आपको इतना तो पता ही है कि रेडियस जो है वो R/2 कर दी गई है, तो ये हो जाएगा पाई R/2 का और स्क्वायर एल, ठीक। तो अगर आप मतलब एल डैश मतलब ये नई एल डैश होगी ना, तो दोनों को बराबर करो, तो पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू पाई, यहाँ पर पाई और आर की पावर 2/4 इंटू एल डैश। सो एल डैश की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4L हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हमने 4L लिखा है। तो अभी डाउट नहीं रखना इस चीज को कि वो, क्योंकि देखो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, ये रॉड तो सेम है ना, तो रेडियस आधी होगी तो लेंथ 4 गुना हो जाएगी। अब ये आप डायरेक्टली याद भी रखेंगे, और एरिया भी, एरिया देखो, रेडियस हमने क्या कर दी बच्चों, रेडियस कर दी आधी, रेडियस हाफ कर दी, तो एरिया कितना हो गया, एरिया बन गया A/4, और लेंथ हो गई हमने, लेंथ हमारी कितनी हो गई, लेंथ हमारी 4 गुना बढ़ गई। तो अब ये भी चीज आपको याद रखनी है अपने दिमाग में, कभी भी रेडियस आपको आधी दे दे तो डायरेक्टली आपको ये डायरेक्टली लगा सकते हो, अगर आपको याद हो जाए ये बात तो यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द टू एंड्स ऑफ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज केप्ट एट टू टेम्परेचर T1 T2, ठीक है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dQ/dt, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि समय के अकॉर्डिंग मेरा एक ये ऑप्शन है कि 1 मिनट में लगभग 1 डेढ़ मिनट में एक क्वेश्चन कर दें आपका, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी भी चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो पहले। तो यहाँ पर देखो सीधे रेट उसका dQ/dt का फॉर्मूला पूछा है, तो के ए डेल्टा T/, तो वाला यही वाला फॉर्मूला लगता है, ये वाला फॉर्मूला खत्म हुआ। आगे बढ़ो 23 देखो, तो कंसीडर अ कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू मटेरियल्स, इक्वल थिकनेस, थर्मल कंडक्टिविटी के और 2K है, इक्वल थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब, हमसे पूछ लिया इन्होंने। तो कहने का मतलब ये है, देखो 23 इसको लिख लो, और यहाँ पर रॉड इस तरह से है, इसका कंडक्टिविटी के है, दूसरा रॉड इस तरह से, इसकी कंडक्टिविटी 2K है, ठीक। इन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो के इक्विवेलेंट अगर आप निकालना है तो आपको के इक्विवेलेंट इनसे निकलना पड़ेगा। ये के इक्विवेलेंट है, ये T2 है, ये T1 है, लेंथ इसकी 2L है यहाँ तक की, ठीक। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2L/K इक्विवेलेंट इंटू ए, ठीक, इज इक्वल टू L/2KA प्लस L/KA। तो सॉल्व कर लो, एल 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 खत्म कर दो यहाँ से, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, के इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 1 3, तो 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 के। एरिया आप ए से ये हटा दो यहाँ से, ठीक। तो 4/3 के मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे, चलो फिर चलते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 32 तक मैं थोड़ा स्पीड में करा देता हूँ, फिर आगे थोड़ा चलते हैं, ठीक। 1 मिनट बच्चे, सॉरी 1 मिनट बस, मैं सोच रहा हूँ बीच में आ जाती है, मजा आ रहा है, हाँ ठीक। कंसिडर टू रॉड ऑफ सेम लेंथ एंड डिफरेंट स्पेसिफिक बॉडी S1 एंड S2, connectivity K1 and K2, area of cross section A1 and A2 with both connectivity temperature T1 and T2 at their rate of ends, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है इन्होंने, देखो इसको आपको यहाँ पर देखो रिलेशन बताना है, देखो दो बॉडीज हैं, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, dQ/dt इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2/L, ठीक। H इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है dQ/dt इज इक्वल टू KA/L, यहाँ पर हो जाएगा T1 माइनस T2। तो H1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, H1 इज इक्वल टू K1A1/L1 T1 माइनस T2, H2 इज इक्वल टू K2A2/L2 T1 माइनस T2, ठीक। अब आपको पता है यहाँ पर उन्होंने कहा है लेंथ सेम है, तो L1 बराबर
L2 सेम लेंथ बोल रखा है। तो अब लेंथ के रिस्पेक्ट में देखो, तो दोनों को बराबर कर दो उठा के, तो क्या मिलेगा, K1 A1 T1 - T2। अब H1 बराबर भी H2 है, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज इक्वल, तो इस वजह से हमने इसको भी बराबर कर दिया, तो इसके बराबर हो गया K2 A2 T1 - T2। T1 - T2 भी यहाँ पर सेम, तो K1 बस K2 बराबर K1 A1 बराबर K2 A2, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। और सिलेंडर रॉड जिसका टेम्परेचर क्या है यहाँ पर, T1 है, T2 है, द रेट ऑफ हीट फ्लो Q1 है, इनर डायमेंशन डबल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, ऑल इनर डायमेंशन आर डबल, सारी इनर डायमेंशन जो है वो दोगुना कर दी गई है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में आपसे जानकारी मांग रही है, तो कोई बात नहीं। रेट हीट रेट फ्लो, हीट फ्लो रेट, अगर हीट फ्लो रेट का फॉर्मूला आपको पता है तो आप सिंपली कर लोगे, क्या कहता है, के ए डेल्टा टी बाई एल। इन्होंने कहा है कि लीनियर डायमेंशन डबल कर दिया, तो एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। रेडियस को डबल कर दिया, आर इज इक्वल टू 2r कर दिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 4r स्क्वायर हो जाएगा। L1 बराबर यहाँ पर L है, यहाँ पर L2 बराबर क्या है, 2 टाइम्स ऑफ L कर दिया गया, तो Q1 Q2 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब जो नया Q2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q1। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ 2 टाइम्स क्यों किया, तो भी आप समझ लो, तो ये 2 है, ये 4 है, तो ऊपर 4/2 करोगे ना तो 2 हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है। सिंपल सा मतलब डायरेक्टली अगर आप देख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स कब रिक्वायर्ड होता है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे देखो तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पर तो कहीं है नहीं। जनरली बच्चे क्या करेंगे, स्ट्रिंग ऑफ लिक्विड लगा के चल देंगे उठ के, लेकिन नहीं है, ये गलत है। अभी मैं सही बताता हूँ आंसर आपको, क्या है कि देखो, जब लिक्विड जब फ्लास्क में हीट किया जाता है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं हीट होते हैं। एक मिनट, यहाँ पर आते हैं, देखो कि क्या होता है कि जो लिक्विड जब होता है हीट किया जाता है फ्लास्क में, तो पार्टिकल्स हीट होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये लिक्विड है इस फ्लास्क में, और इस लिक्विड को अगर आप हीट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, इसको हीट कर रहे हो, तो पार्टिकल्स यहाँ पर जाएंगे, तो ये यहाँ पर ये ऐसे जाएंगे, ये हवा में ऐसे अभी जाएंगे, तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो लोअर टेम्परेचर होगा वो यहाँ पर हीट, मतलब इसे करने के बाद ये फिर वापस आ जाएंगे, इस पे गिर जाएंगे ड्रॉपलेट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी काम कर रहा है, तो ये कूल हो जाएंगे। पहले पहले क्या हो गया, पहले कूल होंगे, कूल होने के बाद ये वापस आ जाएंगे, तो पहले होंगे कूल, फिर होगी इनकी वापसी। तो कहाँ काम कर रहा है, दिस इज द केस ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ गुड क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो, 27 पर मतलब, टू कनेक्टिंग स्लैब्स ऑफ heat conductivity K1 and K2 are joined as shown in figure. The temperature at the end of slabs are θ1 θ2। ठीक, θ1 जो है ग्रेटर देन θ2 है, तो फाइनल टेम्परेचर θm ऑफ द जंक्शन इज, ये हमको यहाँ पर बताना है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देखो अगर आप, तो क्या है कि ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यहाँ पर इस तरह से, ये K1, ये यहाँ पर हमारा θ1, ठीक, और ये यहाँ पर मिड में कहीं ज्वाइन होगा मान लो, ये θ2, ये K2, ये L और ये भी L। ठीक, तो डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2। ठीक, तो सिमिलर मैनर में अगर आप लगाओगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि K1 θ1 माइनस θm इंटू ए बाई एल इज इक्वल टू K2 θm माइनस θ2 इंटू ए बाई एल। तो हो जाएगा K1 θ1 माइनस K1 θm इज इक्वल टू K2 θm माइनस K2
थीटा टू। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करो आप। ठीक, करते हैं आगे। थोड़ा सा इसको मुझे हटाना ही होगा अब यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप, मैं अब जो लास्ट लाइन थी वो दोबारा ले देता हूँ, क्योंकि इसमें फिर स्पेस नहीं मिल रहा मुझे। तो ये लाइन लिखी थी मैंने, और इधर क्या था, इधर हो जाएगा के टू थीटा एम माइनस के टू थीटा टू, ये हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लो जी यहाँ पर। तो थीटा एम की वैल्यू अगर आप निकालो, देखो दोनों तरफ थीटा निकालो। थीटा एम की वैल्यू अगर आपको मिलेगी तो के वन थीटा वन प्लस के टू थीटा टू डिवाइड बाई के वन प्लस के टू। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर के वन थीटा वन, ये वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही बैठ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इस वीडियो को, मतलब ये जो बच्चा टॉपिक है ये नए नए स्लाइड में लगाते, नए उस वीडियो में नए पार्ट में कर देंगे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक, ताकि आपको देखने में भी आप बोरिंग ना फील करें। तो रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला आप फिर से यहाँ पर लगाएंगे कि हीट इज फ्लोइंग थ्रू सिलिंडर रॉड्स ऑफ सेम मटेरियल, द डायमीटर इन द रेशियो A1:2, लेंथ जो है 2:1 में। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन रॉड इज सेम, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी। तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो रेशियो ऑफ हीट फ्लो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल। इसका मतलब है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाई एल, एरिया बाई लेंथ। तो R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू L2/L1। ठीक, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जो डायमीटर है वो 1:2 के फॉर्म में है। तो डायमीटर जो है वो 1:2 के फॉर्म में है, D1/D2। तो और जो लेंथ है वहां पर वो 1/2 के रूप में, 2/1 के रूप में। अच्छा ठीक है, तो R1/R2 यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, R1/R2 निकालेंगे। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उल्टा में लिख दिया। ठीक है, ऐसे कर मल्टीप्लाई रखता बीच में। तो A1 की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आर यहाँ पर मतलब डायमीटर के टर्म्स में देखा तो भी हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/1। तो एक से टू कट जाएगा तो 1/2 ही बच जाएगा यहाँ पर। तो R1/R2, अच्छा हाँ 2:1 है ना बच्चों, माफ कीजिएगा 2:1 है यहाँ पर। थोड़ी सी माफी चाहते हैं यहाँ पर, मैंने 1:2 मान लिया। तो 2:2, सॉरी 1:2 ही होगा, मतलब L2/L1 हो, L2/L1 है ना, तो उसका उल्टा 1:2 ही हो जाएगा। तो 1/2 यानी कि 8 हो जाएगा ये। तो 1:8 यानी 8:1:8 वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, R1/R2 की वैल्यू 1:8 वाला सही होगा। ठीक, सो ये लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच है कल की, तो माफ कीजिएगा, वो गलती हो गई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे पहले तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लाइक। डाउट हो तो कमेंट करिए आप नीचे। ठीक है, सो दिस इज माई वीडियो ऑफ दिस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आफ्टर 29 क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।